हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई 17, 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड आज के न्यूज़पेपर में एक जो एडिटोरियल आया है वो आई थिंक यू शुड ऑल रीड, बिकॉज दैट इज़ द एडिटोरियल विच explains you the broader dimension of Russia-Ukraine crisis and what impact it has, especially India, concerning the geopolitics of Indo-Pacific and as well as geopolitics of Indian subcontinent। और उसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस से चाइना का असर्टिवनेस से क्या लेना देना है, कैसे वो राइज पे है और कैसे उसको स्टॉप किया जा सकता है, इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इंडिया के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। All those have been discussed in that article. Please read that article, which is very important. Okay, so let's start with today's newspaper. So we will start. First is stronger India-Nepal ties a must to face emerging challenges, says PM. तो इंडिया नेपाल रिलेशंस के बीच में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि लास्ट मंथ इनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट पे थे। ठीक है, महाकाली ट्रीटी साइन किया गया। ठीक है, ये ट्रीटी जो था पहले बहुत पहले साइन किया गया था, बट मतलब कंसीव किया गया था, बट इफेक्ट में नहीं आया था। अब ये ट्रीटी इफेक्ट में आ जाएगी, विच एनविजन्स डेवलपिंग ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू बेनिफिट नेपाल एंड इंडिया बोथ। ओके, सो हियर इट इज़ दिस विजिट इज यू कैन सी एक कहते हैं ना कि एक एपिसोड की तरह उसके एक एक्सटेंशन में एक हमारे पीएम ने भी वहाँ पे विजिट किया। यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा फोकस था वो बुद्धिज़्म पे था और कल्चरल टाइज पे था। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो दैट लुम्बिनी इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे बुद्धिस्ट सर्किट जो इंडिया में प्रमोट होते हैं, वहाँ पे जो जगह है जहाँ पे फोकस होता है वो होता है लुम्बिनी, देन बोध गया, ठीक, देन वी हैव सारनाथ। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धा। नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दैट प्राइम मिनिस्टर देउबा एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी दे बोथ परफॉर्म द शिलान्यास। शिलान्यास का मतलब फाउंडेशन रखना, किस चीज़ का? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी मोनास्टिक जोन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, सो वेयर इज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज गोइंग टू कम अप? सो इट इज गोइंग टू कम अप इन लुम्बिनी इन नेपाल। नाउ व्हाट इज द importance of this center? It is going to provide world class facility for pilgrims and tourists from all over the world who wants to enjoy the essence of the spiritual aspects of Buddhism. The next is Sweden and Finland. So we already know that NATO में के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। So the full form of NATO is North Atlantic Treaty Organization and it is headquartered at Brussels in Belgium. इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। इट इज़ द आउटकम ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। देयर आर 30 members of NATO. The recent member is North Macedonia. Now, 2 more countries of Europe, earlier they were not part of NATO. Now after this Russia-Ukraine crisis, now they are going to make an official application to become the member of NATO. These 2 countries are Sweden and Finland. They are going to submit the application jointly. सबसे खास बात क्या है? खास करके स्वीडन की इसमें बहुत खास बात है। तो स्वीडन जो है, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जिनेवा में। ओके, नाउ वन ऑफ द रीज़न दैट वाई इट इज़ इन जिनेवा, बिकॉज जिनेवा इज़ अ पीसफुल कंट्री। फ्रॉम लास्ट 200 years जिनेवा हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ military non-alignment, but this is going to change once Sweden makes an application for NATO, because Sweden is now going to join a military alliance. Okay, so this paragraph is important that Sweden and Finland, they both have expressed a desire to act in lockstep on NATO membership. They are expected to submit their applications jointly this week. Now यहाँ पे कुछ रीजंस जो हैं
वो यहाँ पे देखिए क्या है कि दैट मिस एंडरसन, ओके, मैगडलेना एंडरसन की बात हो रही है, शी स्वीडन प्राइम मिनिस्टर, शी हैज़ एक्नॉलेज्ड that Sweden would be vulnerable in the interim period before its application is ratified. We can't exclude that Sweden will be subjected, for example, to disinformation and attempt to scare and divide us. Okay? इसके बाद स्टॉकहोम ने जो है मीन्स यहाँ पे फिनलैंड की बात हो रही है, इट हैज़ रिसीव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस फ्रॉम several key partners including US, Britain, Germany, France and other Nordic countries. The next is Kerala did nothing for endosulfan victims. So now यहाँ पे सबसे पहले हम एंडोसल्फान के बारे में पढ़ लेते हैं ये इशू को समझने से पहले. So endosulfan, my friends, it is a pesticide. Okay, especially it was used for growing cashew in Kasaragod district. ये important district, Kasaragod district of Kerala. Now endosulfan, it is a very dangerous pesticide. It has a very dangerous health impact. So some of the dangerous health impact of this endosulfan is that first is toxicity, the next is endocrine disruption, then there is reproduction and developmental effects of endosulfan and cancer. तो इसके चलते बिकॉज इट हैज़ several health impact, पहले तो केरला गवर्नमेंट ने 2001 में इसके ऊपर बैन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने 2011 में इसके ऊपर बैन लगाया, और उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि द केरला गवर्नमेंट शुड पे ₹5 lakh each to the victims in 3 months. Now over here the Supreme Court has found out that out of 3,704 victims, only 8 out of 3,704 victims have been paid the compensation. So that is the problem over here. The next is a war that is shrinking India's geopolitical options. तो यहाँ पे मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें, ठीक है, और इसको समझने के लिए बस यहाँ पे बता दें, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, here we have China, okay, and then we have Afghanistan, Pakistan area. Now Russia, now it is involved in Russia-Ukraine crisis. ठीक है, अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएस, ओके, नाउ दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन दिस क्राइसिस. and what has happened that because of this Russia Ukraine crisis, here the focus from both the side east and west is on Ukraine crisis. तो यहाँ पे वैक्यूम कहाँ पे क्रिएट हो गया, सेंट्रल एशिया में वैक्यूम क्रिएट हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन एंड ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, जैसे कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव डन क्वाड एंड ऑकस. ठीक है, अब अगर हम देखेंगे क्वाड के मेंबरशिप्स और ऑकस के मेंबरशिप्स, तो मोस्टली वी कैन से दैट यूएस लेड ये है कोलिशन, यू कैन से सिक्योरिटी डायलॉग एंड सिक्योरिटी अलायंस. तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन जगहों पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है. अब इन जगहों पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हो गया है कि जो चाइना है, ठीक है ना, उसका राइस इस जगह पे होगा तो दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू थ्रेटन द इंडिया. ओके, सो दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड ओवर हियर. नाउ ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना दे हैव प्रॉब्लम एट LAC also. Okay, along with Indo-Pacific, along with one problem that in China is rising in Indo-Pacific region, the second problem between India and China is LAC. The third problem is of Kashmir and Afghanistan, Pakistan. Okay, so because of this Russia-Ukraine crisis, certain dynamics around India is changing, which has been discussed. Okay, यहाँ पे a war that is shrinking India's geopolitical options, यही बताया गया है कि ये जो वॉर है जो बहुत दिन तक चलते आ रहा है, और जो बिकॉज ऑल द कंट्रीज, रशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एनर्जी ओवर हियर, सो द लार्ज वैक्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर हियर विच गिव्स एम्पल स्पेस टू चाइना टू इंक्रीज इट्स assertiveness. That is this whole article about. Now what options we can have over here? So options for India is, तो अब देखिए इंडिया का सपोर्ट जो है रशिया के लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो बैलेंस चाइना अलॉन्ग इन LAC,
to balance China in LAC and in Central Asian region. ठीक है, but since Russia is focused over here, so here again China can increase its assertiveness. Okay, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सेकेंड चेंज क्या हुआ इस वॉर की वजह से कि पहले कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए इंडिया डिपेंड होता था रशिया के लिए, बट नाउ इट इज अदर वे अराउंड. नाउ रशिया इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर सपोर्ट इन द इंटरनेशनल अरेना. ओके, और इन द इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स. सेकेंड इज कि अगर हम देखेंगे कश्मीर में, ठीक है, होम ग्रोन मिलिटेंसी बढ़ा है, ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि कश्मीर में तो भी लार्ज स्केल मिलिटेंसी नहीं देखने को मिल रही है, बिकॉज पाकिस्तान इज करेंटली फोकसिंग अराउंड अफगानिस्तान, स्पेशली व्हेन तालिबान हैज टेकन पावर इन अफगानिस्तान. And we have already read the news that certain blast in Kabul, in and around Kabul, has been carried out by Islamic State. So the western border of Pakistan is itself disturbed. So Pakistan is focusing here, but it is not going to continue for the long time. Okay. Now coming to Central Asian region. So what NATO is doing to Russia in Ukraine crisis? Okay, the same thing is happening with Russia in Central Asian region, where China is filling the space created by Russia. Okay. अब यहाँ पे देखिए दिस लास्ट पैराग्राफ, दिस गिव्स यू द क्रक्स, द कंबाइंड जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ इल टाइम यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है ना, यूएस विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से, रशिया का जो यूक्रेन वॉर है और रैपिड एक्सपांशन ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस. ओके, इट इज शोइंग दैट न्यू दिल्ली जियो पॉलिटिकल चॉइसेस हैव shrunken because of this Ukraine war. Now this is the infographic still out in the open. So on October 2nd 2019, the data is showing from the National Family Health Survey that all the villages in 36 states and union territories of India were declared open defecation free. कब, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, on October 2 2019. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ऑल द विलेजेस. सो व्हेन कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रूरल इंडिया को ODF कब डिक्लेयर किया गया था. सो द आंसर इज 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी का बर्थ डेट 2 अक्टूबर 2019. ओके फाइन. बट अब रिसेंट पब्लिश डेटा आया है फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 विच शोज दैट नन ऑफ द 30 स्टेट्स एंड यूटीज सर्वेव्ड आर ओपन डेफिकेशन फ्री. ठीक है, 36 स्टेट्स एंड यूटीज दे डिक्लेयर्ड, और जो 30 स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं जिनका सर्वे किया गया वो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है. तो अगर हम सर्वे रिजल्ट्स को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि 25% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया स्टिल दे आर डेफिकेटिंग इन ओपन. खास करके अगर हम देखेंगे बिहार एंड झारखंड में, वहाँ पे जो प्रपोर्शन है दैट इज़ 40%. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज दैट अमंग रूरल हाउस होल्ड एक्सेस टू टॉयलेट वेरीड बेस्ड वाइडली ऑन कास्ट एंड वेल्थ. जैसे कि स्केड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो ओनली 65% हैड एक्सेस टू टॉयलेट्स कंपेयर टू 85% ऑफ नॉन स्केड्यूल्ड कास्ट. देन only about 50% of the rural and urban households belonging to the lowest wealth quintile had access to toilet. मतलब 50 जो जिनका इनकम सबसे कम है रूरल और अर्बन इंडिया में, उसमें सिर्फ 52% लोगों को ही एक्सेस है टॉयलेट्स और सैनिटेशन का. ओके फाइन. द नेक्स्ट इज रेपो रेट इन इंडिया. So let's see what is repo rate. So the repo rate is the fixed interest rate at which RBI provides overnight liquidity to banks against the collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facility. तो अगर हम देखेंगे कि liquidity adjustment facility जो होता है उसके दो टूल्स होते हैं. ओके, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, सो व्हेन एवर बैंक्स दे आर बोरोइंग फ्रॉम RBI फॉर ओवरनाइट. ओके, सो बैंक्स जो RBI जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट. ओके, एंड दिस
बोरोइंग इज बेस्ड ऑन सर्टन कोलैटरल्स। यहाँ पे कोलैटरल्स को देना बहुत ज़रूरी है। बैंक्स कोलैटरल्स देती हैं आरबीआई को। वो कोलैटरल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड और अदर सिक्योरिटीज विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? जब बैंक्स अपना सरप्लस डिपॉजिट्स आरबीआई को देती हैं तो आरबीआई उनको एक इंटरेस्ट रेट पे करती है जिसका नाम होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है। इस फैसिलिटी में क्या होता है? इस फैसिलिटी में ये होता है कि बैंक्स दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई विदाउट कोलैटरल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट अगर मान लीजिए कि बैंक्स को अगर एडिशनल बोरो करना है तो वो कौन सा चैनल यूज़ करती हैं? देन दे यूज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फॉर बोरोइंग, ओके, फ्रॉम आरबीआई। नाउ करेंटली रेपो रेट का देखिए इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो मनी फ्लो या मनी सप्लाई रेड्यूस हो जाता है, और जब डिक्रीज करते हैं तो ये उसका उल्टा होता है। तो करेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई का, इट हैड एन ऑफ साइकिल मीटिंग वेयर द रेपो रेट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 4.40%. ओके, द मेन रीजन वाज इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन. नाउ the next is how this repo rate is going to work. Now see, एक तो होता है कि रेपो रेट से डायरेक्ट लोन प्राइसिंग जो होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके साथ जो रेपो रेट है वो फंक्शन करता है एज अ मॉनेटरी टूल टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द बैंकिंग सिस्टम। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द रेपो रेट इज डिक्रीज्ड बैंक्स may find an incentive to sell securities back to the government in return for cash. क्योंकि भाई रेपो रेट डिक्रीज हो गया है, कम इंटरेस्ट रेट है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है अब बैंक्स को कैश चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस कैश इज वेरी लो एंड इन टर्न बैंक्स कैन यूज दिस कैश फॉर लैंडिंग. ओके, सो लैंडिंग विल ऑल्सो बी चीप बिकॉज द कॉस्ट ऑफ दिस कैश इज ऑल्सो वेरी लेस. When the repo rate is increased, lenders would end up thinking twice before borrowing from the central bank at the repo window, thus reducing the availability of money supply in the economy. अगर यही रेपो रेट जो है वो अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो अब क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. सो बैंक्स दे विल बी टेकिंग कॉशन वाइल बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई. नाउ रेपो रेट को घटाया बढ़ाया क्यों जाता है, ठीक है. तो मेजरली अगर हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इंडिया का, उसका टारगेट है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विद इन 4% ±2%. पर अब पिछले 3 महीने से जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% आया है, और जो इस महीने जो डेटा आया हमने देखा कि 7% के पार है, ठीक है. नाउ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सो वन ऑफ द टूल अवेलेबल विद आरबीआई इज टू इंक्रीज द रेपो रेट. नाउ द नेक्स्ट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड टॉप लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स. तो ये हम इसके बारे में काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं. हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत. ओके, अब इनके बाद अभी तक कोई इस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हुआ है. इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, तो दिसंबर 2019 में यूनियन कैबिनेट गेव अप्रूवल टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ CDS. ओके, हु विल बी द 4-स्टार जनरल एंड जनरल बिपिन रावत वॉज अपॉइंटेड at this post. मैंडेट क्या होता है CDS का? टू ब्रिंग अबाउट जॉइंटनेस इन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ 3 सर्विसेज विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट CDS एज्यूमिंग ऑफिस. जैसे कि अगर हम देखेंगे इंडिया में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों का अपना इंडिपेंडेंट कमांड होता है. तो अगर हमको ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाना है और न्यू थ्रेट से डील करना है तो ये तीनों का जॉइंटनेस होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना. तो जिसको हम कभी कभी कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है. सो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप दिस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड फॉर इंडिया वेयर देयर विल बी जॉइंटनेस ऑफ ऑल द 3 फोर्सेज. ये जॉइंटनेस हम कैसे अचीव करेंगे? There will be integration of operations, logistic, transport, training, support service, communications, repair and maintenance within 3 years. Okay.
करेंटली इंडिया के पास एक जो अपना थिएटर कमांड है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडियाज ओनली थिएटर कमांड। एक और है दैट इज इंटीग्रेटेड फोर्स, दैट इज strategic defense force. Okay, now this is the body, okay, which is in the possession of all the nuclear forces and all the nuclear weapons, arms and ammunition of India. Okay, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन है ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके, विद द अदर फंक्शनल्स। ओके, तो हम अदर फंक्शंस देखेंगे जैसे कि जो DOD होते हैं या DM में होते हैं, ठीक है ना, इनका भी फंक्शंस लगभग अगर हम देखेंगे तो ओवरलैप करता है विद रिस्पेक्ट टू CDS। The next is SCO terror meet stars, officials from China, Pakistan, Russia are in Delhi। तो हम यहाँ पे देखेंगे Shanghai Cooperation Organization's regional anti-terror structure talk has begun in Delhi। Now who are participating here? So we will see counter-terror officials of Pakistan, Russia, China, 4 Central Asian countries। देखिए नॉर्मली 5 Central Asian countries होती हैं, 4 यहाँ पे क्यों लिखा है? Because Turkmenistan is not the member of SCO। ओके फाइन। अब यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं? सो पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे मेट इन दिल्ली टू स्टार्ट दिस टॉक। ओके, नाउ हु इज द chairman of this SCO RATS mechanism, that is regional anti-terror structure talks? So India has assumed its role as chairperson of SCO RATS mechanism। Now what is the outcome of this? तो इस साल अक्टूबर 2022 में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं SCO के, दे विल सेंड द सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सोनल फॉर जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज which will be held at National Security Guard facility in Manesar। The next is Indian and French navies jointly patrol Indian Ocean। तो ये थोड़ा सा important है। So जो navies of India and France, they concluded their joint patrolling in the Southwest Indian Ocean last week। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड इन इंडिया नेक्स्ट मंथ ऑन रेसिप्रोकल विजिट। तो यहाँ पे जो है इंडिया इज कंटिन्यूइंग इट्स फोकस इन द इंडियन ओशियन रीजन। उसके बाद फ्रेंच के कौन कौन से फ्रिगेट्स ने यहाँ पे पार्ट लिया था? तो फ्लोरियल क्लास सर्वेलेंस फ्रिगेट्स, दीज आर फ्लोरियल एंड निवोसे, विच टुक पार्ट हियर एंड दे वर डिप्लॉयड विद फोकस ऑन एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज। The next is monsoon advances over Andaman Islands। So यहाँ पर हम देखेंगे तो monsoon का जो है अंडमान आइलैंड पे it has advanced and it is expected to hit Kerala also within time। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some parts of South Bay of Bengal, entire Andaman Sea and Andaman Island and some parts of eastern central Bay of Bengal during next 2-3 days। The next is there is a presence of cyclonic circulations over Lakshadweep and North Tamil Nadu coast। The next is this is one liner that President Ram Nath Kovind he has become the first Indian president to visit Jamaica। Jamaica is a Caribbean country। The next is International Museum Day events begin। So the Cultural Ministry on Monday they have launched a celebration to commemorate International Museum Day with a 5-day long program of events। Okay, new exhibitions at National Gallery of Modern Art, live performances, okay, and there will be free entries। The next is what we have been from the first page, that Turkey, which is also the member of NATO, so Turkey is not going to back Finland and Sweden's NATO bid। The next is, this is very important, to Emmanuel Macron, who has been recently appointed as French president। Now on Monday he named Labour Minister Elizabeth Borne as Prime Minister to lead his ambitious reform plans। So she is the first woman to head the French government in last 30 years। Now who is the outgoing French minister? Then he is Jean Castex, okay, who has handed over his resignation to president। Now who was the last woman premier? So the last woman premier, Edith Cresson, okay,
She briefly headed the cabinet from May 1991 to April 1992 under the presidency of Francois Mitterrand. The next is this is the report where SBI economists are saying that 59% of recent inflation spike is due to Russia-Ukraine conflict. They are saying that it is the supply bottleneck. Okay, it is a supply bottleneck which has created this inflation. Okay, it is not the excess liquidity in the market. Normally क्या होता है, देखिए कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, इसीलिए रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ये रेपो रेट क्या करता है कि एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ करता है मार्केट से, उसके बाद इन्फ्लेशन कम जाता है। बट यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस विच हैज़ इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ओके, सो हियर this report is saying that rate increase may not cool prices gains which have been driven by the Russia Ukraine crisis। देखिए अब ये न्यूज़ को ध्यान से देखिए, हाई इन्फ्लेशन में पर गोल्ड डिमांड एज हेज। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने जब पिछली बार जब अपना इंपोर्ट देखा था तो ये देखा था कि गोल्ड इंपोर्ट कम हो गया था एंड गोल्ड इंपोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कोल एंड क्रूड एंड केमिकल्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो 7% के अबव चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड का भी अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो गोल्ड इज़ द बेस्ट वे ऑफ हेजिंग। हेजिंग का मतलब अपने आप को इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से बचाना। ठीक है, सो हियर देयर कैन बी सर्ज ऑफ मोर गोल्ड इंपोर्ट्स इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ high inflation. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you, Dhruv.